हेलो फ्रेंड्स, मैं सानी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम बात कर रहे होंगे आपके 1.4 पे, जो कि आपका है एन ओवरव्यू ऑफ काजेज प्रिवेंशन एंड डेमोग्राफिकल प्रोफाइल ऑफ डिसेबिलिटी, जिसमें हमें नेशनल एंड ग्लोबल दोनों स्तरों पर डिसेबिलिटी की जो व्यापकता दर है उसके विषय में जानना है और उसका जो विस्तार दर है उसके विषय में हमें जानना है। क्या कारण होते हैं विकलांगता होने के और कैसे हम इन विकलांगता के कारणों से खुद को बचाव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। 1.3 तक मैंने कंप्लीट आपको करा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहाँ पर पुराने और नए सारे के सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे। आप वहाँ ज़रूर देखिएगा। जो नए बच्चे हैं, अभी बिल्कुल फ्रेशर हैं, वो जो अभी-अभी रिसेंट में कराया जा रहा है टॉपिक, वो टॉपिक देखेंगे, ठीक है? पुराने में भी बहुत सारी चीज़ें उनको मिल जाएँगी, लेकिन जब आपको नया कराया जा रहा है, तो आप वो नए टॉपिक पे ज़्यादा फ़ोकस करें, क्योंकि इसमें अपडेटेड नोट्स के साथ आपको कराया जाएगा। चलिए देखते हैं 1.4 में जो-जो चीज़ें हैं, और इसका पीडीएफ आपको जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाता है। तो अगर आपने टेलीग्राम को जॉइन नहीं कर रखा है, तो आप उसे ज़रूर जॉइन कर लें। वहाँ पर आपको जितने भी प्रकार के पीडीएफ्स होते हैं, वो सारे के सारे पीडीएफ मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ेंगे 1.4, और इसमें 1.4 में जैसा कि आप जानते हैं कि आपको काजेज़ एंड प्रिवेंशन के विषय में पढ़ना है, क्या कारण हैं, क्या उसके रोकथाम्स होते हैं, डेमोग्राफिकल प्रोफाइल आपको पढ़नी है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि विकलांगता के क्या कारण होते हैं। आप सभी दिव्यांगता के विषय में, दिव्यांगता, विकलांगता दोनों मतलब एक ही है, तो आप इन सभी के विषय में जो है वो चीज़ें जानते हैं कि ये क्या होती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इनके कारण क्या होते हैं, किन रीज़न की वजह से ये होती हैं। तो कारणों को मुख्यतः 2 भागों में बाँटा गया है, एक जैविक कारक होता है, दूसरा वातावरणीय कारक होता है। जैविक कारण का मतलब होता है, जैसे आनुवांशिकता से बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि फैमिली में किसी को होता है, तो वहाँ से जीन ट्रांसफर की मदद से बच्चे में भी वो चीज़ें जो है वो ट्रांसफर हो जाती हैं। तो इन सब जो कारण हैं, जो जैविक कारण हैं, या माता-पिता में जो सिंड्रोम्स हैं उनकी अनियमितताओं की वजह से, मतलब माता-पिता में जो जीन्स हैं उनकी अनियमितताओं की कमी से हो जाता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आनुवांशिकता से या मनोवैज्ञानिक कुछ रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से अगर किसी को डिसेबिलिटी होती है, तो वो आपके जैविक कारक होते हैं। वातावरणीय कारक का मतलब होता है कि ऐसे फैक्टर जो कि एनवायरनमेंट से बच्चे को प्रभावित कर रहे हों, जैसे पोषण हो गया, या फिर अगर हम बात करते हैं दुर्घटना हो गई, तो ये सब कुछ जो चीज़ें होती हैं वो वातावरणीय कारक में आती हैं। मतलब एनवायरनमेंट की वजह से जब बच्चे में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो वातावरणीय कारक होता है। लेकिन जब माता-पिता के जीन्स की वजह से, या मतलब घर में किसी को है इस वजह से, आनुवांशिकता की वजह से अगर हम कह सकते हैं होता है किसी को डिसेबिलिटी, तो वो आपके जैविक या मनोवैज्ञानिक कारणों में आते हैं। अब हम इन कारणों को 3 भागों में बाँट करके पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है प्रीनेटल काजेज़, जिसे हम गर्भावस्था के पूर्व के कारण कहते हैं। उसके बाद नेटल काजेज़ होता है, जो प्रसव के समय के कारण होते हैं। अभी आपको डिफ़रेंस भी बहुत अच्छे से बताया जाएगा। अगला है आपका पोस्टनेटल काजेज़, जो कि प्रसव के बाद के कारण होते हैं। तो इन तीनों कारणों के विषय में हम जानेंगे। कैसे आप डिफरेंशिएट कर पाएँगे कि हाँ, ये कारण कौन-से हैं, या पार्टिकुलर कोई एक कारण देकर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो है मतलब ये प्रसव पूर्व के कारण है या प्रसव के बाद के कारण है, तो वो आप उसमें डिफरेंशिएट कर पाएँगे। सबसे पहले हम देखते हैं गर्भावस्था के पूर्व के कारण। तो ध्यान दीजिएगा, प्रीनेटल काजेज़ में ऐसे कारण आते हैं जो एक माँ गर्भ धारण करने से पहले ही जिन जो कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो प्रभावित करते हैं, तो वो सारे के सारे कारण जो होंगे वो गर्भावस्था के पूर्व के कारण, या इंग्लिश में कहें तो प्रीनेटल काजेज़ के अंतर्गत आते हैं। जैसे एक मदर की आयु, जैसे अगर हम बात करते हैं तो हर चीज़ का अपना एक टाइम पीरियड होता है, लेकिन अगर कोई एक महिला जो है वो बहुत कम उम्र में, मतलब अपरिपक्व अवस्था में अगर हम कहते हैं कि गर्भ धारण करती हैं, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि वो खुद अपरिपक्व हैं, तो जो भी बच्चा पैदा होगा उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनमें किसी न किसी प्रकार का विकार हो जाए। उसके बाद माँ का स्वास्थ्य, अगर माँ किसी गंभीर बीमारी जैसे टीबी हो गया, कैंसर हो गया, या फिर हम कहते या कोई अन्य जो बीमारियाँ हैं, जो गंभीर बीमारियाँ हैं, इसकी वजह से अगर या तो उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है, ऐसी स्थिति में वो गर्भ धारण करती हैं, तो भी क्या होगा
कि बच्चे पर उसका इफ़ेक्ट जो है वो पड़ेगा। अगला है रक्त संबंध में विवाह। कभी-कभार ऐसा होता है कि जब सेम ब्लड ग्रुप होता है तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर माँ का ब्लड ग्रुप जो है वो पिता का भी ब्लड ग्रुप निकलता है, तो ऐसी स्थिति में जो समस्याएँ हैं वो जो है वो आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगला है संक्रमण, किसी प्रकार के संक्रमण की वजह से भी, जैसे माँ को कोई संक्रमण हो जाए, उसकी वजह से बच्चे पर भी अगर माँ गर्भ धारण करती हैं, तो उसकी वजह से बच्चे पर भी जो है वो असर पड़ेगा। या फिर हम कह सकते हैं नशीली दवाओं का सेवन, जैसे अगर माँ किसी प्रकार की नशीली दवाओं का सेवन करती हैं और ऐसी स्थिति में वो गर्भ धारण करती हैं, तो फिर उसका भी प्रभाव जो है वो बच्चे पर पड़ेगा। या बहुत सारे ऐसे आनुवांशिक कारण हैं, सिंड्रोम की अनियमितताएँ भी हैं, तो इसकी वजह से जैसे फर्टिलाइज़ेशन के समय अगर किसी भी प्रकार के जो मतलब जीन्स हैं उनमें गड़बड़ी हो जाती है, जैसे अगर एक एक्स्ट्रा एक्स जो होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं, तो एक फीमेल जो उनका जन्म होता है, तो वहाँ पे एक्स एक्स गुणसूत्र होता है, अगर एक मेल का जन्म होता है, तो एक्स वाई गुणसूत्र होता है। लेकिन अगर किसी अनियमितता की वजह से जो मेल है उसमें डबल एक्स वाई जो होता है वो हो जाए, तो वहाँ पर बहुत सारे प्रकार के जैसे टर्नर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, तो इन सब प्रकार की समस्याओं से बच्चा ग्रसित हो सकता है और वो विकलांग हो सकता है। अगला है प्रसव के समय के कारण। बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं कि जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है, तो उस समय बहुत लापरवाहियों की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि बच्चे में किसी न किसी प्रकार का संक्रमण हो जाए और वो बच्चा जो है वो डिसेबल हो जाए। जैसे सबसे पहला कारण होता है बच्चे के सिर पर चोट। अगर एक मतलब अगर जैसे बहुत बार ऐसा होता था कि गाँव में गाँव की ही कुछ महिलाएँ रहती थी जो अप्रशिक्षित होती थी बट उनको अनुभव होता था, तो उनके द्वारा प्रसव कराया जाता था। तो ऐसी स्थिति में बच्चे के सर पर गलत तरीके से हाथ रखने की वजह से, ठीक है? तो या फिर अगर हम अस्पताल में भी बात करते हैं तो गलत जो जिनको जानकारी नहीं है अगर या फिर बच्चे को बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ उठाया जाता है, तो वहाँ पर बच्चे के सिर पर असर पड़ सकता है और प्रमस्तकी, पक्षाघात या मानसिक रोगी इन सब तरह की जो डिसेबिलिटियाँ हैं उसमें हो सकती हैं। अपरिपक्व शिशु का जन्म, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे का जन्म समय से पहले हो जाता है। अगर हम बात करते हैं तो 9 मंथ का टाइम पीरियड माना जाता है, लेकिन कई-कई ऐसे हमारे बच्चे होते हैं जो 7 मंथ में ही जन्म ले लेते हैं। तो वो बच्चे उतना ज़्यादा परिपक्व नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी उनमें विकार जो है वो उत्पन्न हो सकता है या उनके वज़न में कमी, ठीक है? मतलब जैसे माँ जिस समय गर्भधारण कर रही हैं, उस समय घर पे बहुत ज़्यादा तनाव है। या फिर कोई अन्य समस्याएँ हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे पर भी उसका असर पड़ता है। तो बच्चे का सही से विकास जो है वो माँ के गर्भ में नहीं हो पाता है और ऐसी स्थिति में बच्चे में किसी न किसी प्रकार की जो डिसेबिलिटी है वो हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि यही सारे फैक्टर हों, ठीक है? ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा मतलब इसमें आप बहुत सारी चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद जन्म के बाद के कारण होते हैं जिसे हम पोस्टनेटल काजेज़ कहते हैं। पोस्टनेटल का मतलब है कि बच्चे का जन्म हो चुका है, वो एनवायरनमेंट में आ चुका है। जन्म के बाद बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से हो सकता है। तो डिसेबिलिटी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी अवस्था में कोई बच्चा डिसेबल हो सकता है। कुछ ऐसी पार्टिकुलर डिसेबिलिटियाँ होती हैं जो कि गर्भ के समय मतलब अगर हम कहते हैं कि मतलब जो आपकी प्रीनेटल स्टेज होती है उसमें ही होती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं मानसिक मंदता है, तो वो प्रीनेटल स्टेज की ही एक डिसेबिलिटी है कि उसमें बच्चे का जन्म के बाद उसमें कोई इस प्रकार का कोई नहीं होता है जिसकी वजह से वो डिसेबल हो। तो कुछ ऐसी पार्टिकुलर डिसेबिलिटियाँ भी होती हैं जो कि प्रीनेटल या पोस्टनेटल की वजह से हो जाती हैं। और बहुत सारी ऐसी डिसेबिलिटियाँ होती हैं, जो आपकी जो है मतलब पोस्टनेटल की वजह से होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो टीकाकरण का अभाव, जैसे समय-समय पर बच्चों को टीका लगवाया जाता है, तो अगर वो टीके ना लगवाए जाएँ, तो हो सकता है कि बच्चे में किसी न किसी प्रकार का जो संक्रमण है, वो बच्चे तक पहुँच जाए और बच्चा डिसेबल हो जाए। एक बात आप ध्यान रखिएगा, संक्रमण जो होता है ना, वो किसी भी अवस्था में हो सकता है, जैसे प्रीनेटल भी हो सकता है, नेटल में भी हो सकता है और पोस्टनेटल में भी हो सकता है। तो संक्रमण की कोई मतलब ऐसा पार्टिकुलर हम डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे आपसे पूछा जाए कि संक्रमण जो है वो किस प्रकार की दिव्यांगता के कारणों में आता है, प्रीनेटल, पोस्टनेटल या जो है वो नेटल स्टेज में। तो वहाँ पर हम लगाएँगे कि ऑल ऑफ अबव क्यों? क्योंकि संक्रमण किसी भी अवस्था में हो सकता है। माँ जिस समय गर्भ धारण की हैं, उस समय भी हो सकता है। बच्चे के जिस समय जन्म हो रहा है, उस समय भी संक्रमण हो सकता है और बच्चे के जन्म के बाद भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं, जो संक्रमण पैदा कर देते हैं और बच्चा ग्रसित हो सकता है।
ठीक है? लेकिन पोषण हो गया, तो पोषण अगर हम बात करते हैं जन्म के बाद, तो अगर पोषण की कमी हो जाती है, ठीक है? तो वहाँ पर भी ये चीज़ें हो सकती हैं। वातावरण का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, ये तनावपूर्ण वातावरण है, बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे को बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, एक फ़ैमिलियर एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, तो उस स्थिति में भी बच्चे पे मानसिक तनाव हो सकता है और बच्चा मानसिक रोगी जो है वो हो सकता है। बीमारियाँ बहुत सारी तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं, जैसे बहुत तेज़ बुखार हो जाए, जो बुखार सर पर चढ़ जाए, तो मस्तिष्क ज्वर हो जाए, उसकी वजह से किसी किसी प्रकार की डिसेबिलिटी हो जाए, ठीक है? कान में संक्रमण हो जाए, जिसकी वजह से बच्चे को सुनना बंद हो जाए, तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो जन्म के बाद प्रभावित कर सकते हैं। बाकी जब मैं आपको पार्टिकुलर कोई डिसेबिलिटी पढ़ाऊँगी, जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया, विज़ुअल इम्पेयरमेंट हो गया, तो अलग-अलग डिसेबिलिटियों के अपने कुछ मेजर रीज़न होते हैं, ठीक है? जैसे अगर आप अलग-अलग डिसेबिलिटी पढ़ेंगे, तो हर एक प्रकार की डिसेबिलिटी के अपने कुछ मेजर रीज़न होते हैं, वो आपको वहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर आप जो पढ़ रहे हैं, वो आप ये मेरे साथ पढ़ रहे होंगे कि हर प्रकार की जितनी भी प्रकार की डिसेबिलिटियाँ हैं, उनमें कुछ कॉमन रीज़न होते हैं, तो जितना भी कारण आप पढ़ रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, मैंने कुछ ही नोट कर रखा है। लेकिन जो भी फैक्टर आप ये पढ़ रहे हैं, वो सब कॉमन फैक्टर हैं कि लगभग डिसेबिलिटियों में ये सारे रीज़न देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अलग-अलग डिसेबिलिटी के कुछ अपने स्पेसिफिक रीज़न भी होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो तनाव हो सकता है, कोई दुर्घटना हो जाए जैसे कोई दुर्घटना हो जाए, पैर कट जाए, हाथ कट जाए, तो ये भी क डिसेबिलिटी बन सकता है। उसके बाद हम रोकथाम के विषय में पढ़ेंगे कि कैसे हम ब जो है इन चीज़ों को रोक सकते हैं, कैसे हम किसी बच्चे को डिसेबल होने से रोक सकते हैं, तो वो चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो रोकथाम क्या होता है? किसी भी समस्या के उत्पन्न होने वाले जो कारक हैं, उनसे बचने की जो प्रक्रियाएँ होती हैं, उसे हम रोकथाम कहते हैं। ठीक है? तो आप ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। रोकथाम को भी हम 3 स्तरों पे करते हैं, जैसे हम विकलांगता के कारणों को 3 स्तरों पे पढ़ते हैं, सेम वैसे ही हम रोकथाम को भी 3 स्तरों पर देख कर के पढ़ते हैं। पहला है प्राथमिक रोकथाम। प्राथमिक रोकथाम जिसे हम प्रसव के पूर्व रोकथाम भी कहते हैं, इसमें ऐसे रोकथाम आते हैं जो हम मतलब कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रकार के डिसेबिलिटी या किसी भी प्रकार के संक्रमण की शिकार जो है वो बच्चा ना हो पाए। तो जो प्राथमिक रोकथाम होता है, इसमें जैसे माँ की उम्र का ध्यान रखना और जो किसी प्रकार की नशीली दवाओं का सेवन ना करना, एक सही मतलब पोषण का ध्यान रखना, माँ को तनाव ना देना, तो ये सारी या माँ जागरूकता उत्पन्न करना, ठीक है? कि मतलब अब जो है गर्भ धारण करने की एक सही एज क्या है? तो सारी चीज़ों के विषय में जागरूक करना, तो ये सारी चीज़ें आपके प्राथमिक रोकथाम में आती हैं, जो किसी भी समस्या के उत्पन्न होने से पहले किया जाता है। जैसे व बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है कि अभी रिसेंट में कोविड आया था, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको कोविड नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो मास्क लगाना, सैनिटाइज़ करना, वो सारी चीज़ें कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो चाह रहे थे कि उनको किसी प्रकार का कोई संक्रमण ना हो। ठीक है? तो प्राथमिक रोकथाम के अंतर्गत ये सारे रोकथाम आते हैं, जो पूरी तरह से बचाव के लिए होते हैं कि किसी भी प्रकार का संक्रमण या किसी भी प्रकार की बीमारी बच्चे तक ना पहुँच पाए। तो वो सारे रोकथाम आपके प्राथमिक रोकथाम आते हैं, जिसमें हम एजुकेशन को भी शामिल करते हैं कि जो शिक्षित करना है, वो आपके प्राथमिक रोकथाम में आते हैं। उसके बाद सेकेंडरी रोकथाम क्या होता है? द्वितीयक रोकथाम। द्वितीयक रोकथाम ऐसे रोकथाम होते हैं कि बचाव करने के बाद भी जैसे कई बार ऐसा होता है कि मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सैनिटाइज़ भी कर रहे थे और जो है मास्क भी लगा रहे थे, लेकिन फिर भी उनको कुछ ऐसे संक्रमण मतलब कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें उनको कोविड से रिलेटेड जो कोविड की वजह से होती है, वो उन्हें देखने को मिल रही थी। मतलब कम मात्रा में थी, बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में नहीं थी, बहुत कम मात्रा में थी, लोअर लेवल पर वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो उससे बचने के लिए जैसे किसी को मान लीजिए कि किसी का मतलब ऐसे हाथ में संक्रमण हो जा रहा है, तो ऐसा हो सकता है ना कि आगे चल के वो डिसेबल हो जाएँ, तो उसी संक्रमण को उसी वक़्त खत्म करने के लिए हम जो इलाज करवाते हैं, जो हम परामर्श लेते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपकी द्वितीयक रोकथाम में आती हैं। ठीक है? तो प्राथमिक रोकथाम होता है कि कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम फिर भी सेफ होने के लिए कुछ चीज़ें कर रहे हैं, वो प्राथमिक रोकथाम। द्वितीयक रोकथाम क्या है? समस्या का शुरुआत हुआ है, लेकिन उस समस्या की शुरुआत को खत्म करने के लिए जो समस्या उत्पन्न हो रही है, जो हमें लग रहा है कि हाँ, ये आगे चल के डिसेबिलिटी बन सकती है, तो वो सारी चीज़ों को हम खत्म करने के लिए जो इलाज लेते हैं, जो हम परामर्श लेते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपके केस में आती हैं, द्वितीयक रोकथाम में आती हैं।
अब अगर हम तृतीयक रोकथाम की बात करते हैं, तो तृतीयक रोकथाम के अंतर्गत वो सारे फैक्टर आते हैं, जो बच्चे को पूरी तरह से अब बच्चा डिसेबल हो चुका होता है। मतलब द्वितीयक में भी बहुत प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी कभी-कभार ऐसा होता है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जो चीज़ें होनी है तो वो होके रहेंगी। तो ऐसे ही अगर बचाव किया गया, प्राथमिक में भी किया गया, द्वितीयक में भी किया गया, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डिसेबल हैं, तो उनके लिए क्या रोकथाम है? तो ऐसे लोगों के लिए जो पुनर्वास की सुविधाएँ हैं, जो वातावरणीय कारक हैं, जो उनको प्रभावित कर सकते हैं, उन सब पर हम रोक लगाते हैं, तो वो सारे के सारे तृतीयक में आते हैं। जैसे आप उनको व्हीलचेयर दिलवा रहे हैं, आप उनको एक बेहतर एजुकेशन दिलवा रहे हैं, मतलब वो डिसेबल तो हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं न कहीं उनका जो जीवन स्तर है, वो थोड़ी बहुत मात्रा में सुधर जाए। तो उनके सुधार के लिए हम जो चीज़ें करते हैं, चाहे वो आवास की सुविधा हो, चाहे वो पुनर्वास की सुविधा हो, चाहे हम उनको एक बेहतर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मतलब एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं, या वातावरण में जो फैक्टर हैं, जैसे समाज के लोग हो गए, वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर करने का मतलब है कि उनको हीन दिखाना या उनको दिव्यांग कहना, या फिर हम अगर आप बात कर सकते हैं कि उनकी उनकी समाज में उनकी प्रतिष्ठा ना होना, ये सब जो चीज़ें करते हैं, इन सबको जागरूकता के माध्यम से थोड़ा कम करना, ताकि वो भी एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सके। इसके लिए हम जो रोकथाम करते हैं, वो सारे तृतीयक में आते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक, तो आप इसको ज़रूर अच्छे से जो है वो चीज़ों को समझिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर अपना रिव्यू दिया करें कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ताकि जो चीज़ें हैं अगर किसी प्रकार की कोई कमी रहती है तो मैं उस पे सुधार कर सकूँ। अगला है व्यापकता दर और विस्तार दर। आपको डेमोग्राफिकल प्रोफाइल के विषय में जानना था, तो वहाँ पर 2 चीज़ें जाननी है। एक आपको व्यापकता दर जाननी है, दूसरा आपको विस्तार दर जो है वो जानना है। तो व्यापकता दर क्या होता है? आप बेसिकली इसमें जो चीज़ें आपको लिखी गई हैं, बस उतना ध्यान रखिएगा, और यहाँ से प्रश्न बहुत कम बनता है, मतलब बनता ही नहीं है, हम ये कहेंगे कि मैंने 2-3 साल आप उससे पहले के भी पेपर दे सकते हैं, तो पूछा नहीं जाता है ये सारी चीज़ें। फिर भी क्योंकि सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो वहाँ पर अभी हम हमारे पास बहुत सफिशिएंट टाइम है, तो पूरी तरह से हम अच्छे से सिलेबस करेंगे। व्यापकता दर क्या होता है कि जितने भी वर्तमान मामले हैं और किसी विशिष्ट बीमारी के जो किसी निश्चित समयावधि में मिली दी गई आबादी है। आप ऐसे समझ लीजिए कि जितने भी वर्तमान मामले, जैसे मान लीजिए कि हम लेते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट का, तो हियरिंग इम्पेयरमेंट में मान लीजिए 500 नए मामले देखने को मिल रहे हैं और 300 हमें पुराने मामले देखने को मिल रहे हैं। टोटल जो आबादी है वो मान लीजिए आपकी 30,000 होती है या 20,000, जो भी आप मान लीजिए। तो इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करके जो भी हमारी वैल्यू आएगी, वही हमारी व्यापकता दर निकल के आएगी। ठीक है? तो ये सारी चीज़ जैसे आप ऐसे शॉर्ट में देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 30 जो है वो आपकी नई मतलब एक नए जो आपने जो है वो जनगणना किया, उसमें आपको पता लगा कि मतलब 30 जो है वो बिल्कुल नई ऐसी अभी नई जनगणना में हमको देखने को मिल रहे हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट। 20 हमें पुरानी जनगणना के हिसाब से हमें पता था कि 20 जो है वो पुरानी जनगणना में हमें 20 हियरिंग इम्पेयरमेंट पर्सन मिले थे। ओवरऑल टोटल जनसंख्या, मतलब जो टोटल जनसंख्या थी वो 50 थी। तो यहाँ पर हम 100 से गुणा करके निकाल लेंगे वैल्यू कि हाँ, ये कितनी जो है वो व्यापकता दर बन रही है। अगला आपका होता है विस्तार दर। आप बस फ़ॉर्मूले याद रखिएगा, यहाँ से आपका काम हो जाएगा। जो आपका विस्तार दर होता है वो क्या होता है? तो किसी दिए गए समयावधि में विशिष्ट बीमारी के नए मामलों की संख्या। आप ध्यान दीजिएगा, व्यापकता दर में हम ओवरऑल देखते हैं कि मतलब पुराने कितने हैं, नए मामले कितने हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सिर्फ़ नए मामले कितने हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए 2011 में जनगणना हुई, तो 2011 की जो जनगणना है, तो 2011 की जो जनगणना है, इस जनगणना में नए कितने मामले अभी रिसेंट में जो 2011 की नई जनगणना है, इसमें कितने मामले नज़र आ रहे हैं, नए मामले, ठीक है? जैसे मान लीजिए 50 नए मामले आ रहे हैं, टोटल जनसंख्या जो है वो 300 है, और यहाँ पे भी हम 100 से मल्टीप्लाई, बस अंतर इतना है कि व्यापकता दर में हम पुराने और नए दोनों मामलों को लेते हैं, जबकि विस्तार दर में हम सिर्फ देखते हैं कि नए मामले कितने हैं, ठीक है? यही अंतर है इसमें, बस और कोई अंतर नहीं है, तो आप ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। अगला कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मतलब आपको डेमोग्राफिकल प्रोफाइल के विषय में पढ़ना था। मैंने यहाँ पर नेशनल ऐड किया है, और लेकिन अगर हम बात करते हैं ग्लोबल पर, वैश्विक स्तर पर अगर हम देखते हैं, तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये सारे टॉपिक, ठीक है? तो मैंने जो रिसेंट की जनगणना है, उसमें कितनी जनसंख्या डिसेबल है, वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर इंक्लूड कर दी है। इतना पढ़ के जाइएगा बस, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम विकलांगता की डेटा का संग्रह करें, तो जब पहली जनगणना थी 1872 में, तो उसी के साथ शुरू हो गया था, लेकिन तब उस समय ना, मतलब क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 1995 में तो भारत में पहला ऐसा अधिनियम बनता है जो डिसेबल पर्सन के लिए होता है, जैसे पीडब्ल्यूडी आप देखते हैं ना, 1995 का है। तो
वहाँ पर शुरू होता है। तो 1872 में जब ये जनगणना हुई थी, तो वहाँ पर बस ऐसे चिन्हित किया गया था, मतलब कोई ऐसा पार्टिकुलर आंकड़ा निर्धारित नहीं किया गया था कि हाँ, कितने लोग हैं। बस हाँ, डिसेबल पर्सन भी समाज में हैं, ऐसा चिन्हित किया गया था। 1960 में जो होता है, वो आपकी डाटा कलेक्शन जो है, वो किया जाता है कि हाँ, पार्टिकुलर जितनी जनसंख्या है, उसमें कितने परसेंट लोग जो हैं, वो डिसेबल हैं। और अभी हम रिसेंट की बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बात करते हैं, तो भारत की जो मतलब 121 करोड़ जनसंख्या उस टाइम मतलब जब 2011 की जनगणना हुई थी, तो उस टाइम भारत में 121 करोड़ जो जनसंख्या थी, उसमें 2.68 करोड़ व्यक्ति जो थे, वो दिव्यांग थे। ओवरऑल 121 करोड़ में से 2.68 करोड़ जो व्यक्ति थे, वो आपके डिसेबल थे, जो कि पूरी जनसंख्या के 121 करोड़ जो ये पूरी 100% जनसंख्या है, इस 100% जनसंख्या की केवल 2.21% लोग जो थे, वो क्या थे? डिसेबल थे। ठीक है, तो ये डाटा है कुछ, आप चीज़ों को ऐसे ही याद रखेंगे और इसमें आप कोई फेरबदल नहीं कर सकते हैं, ये भी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। आप ऐसे याद रखिए कि 121 करोड़ पूरी भारत की जनसंख्या थी, जिसमें 2.68 करोड़ जो व्यक्ति थे, वो आपके दिव्यांग थे, जो कि पूरी जनसंख्या की मतलब जैसे आप कोई भी पार्टिकुलर एक चीज़ लेते हैं, तो वो अपने आप में 100% होती है, तो उस 100% का केवल 2.21% जनसंख्या जो थी, वो क्या थी आपकी? डिसेबल थी। अगर हम बात करते हैं, तो उस आंकड़ों के हिसाब से 2011 की जनगणना के हिसाब से जितने भी मामले देखने को मिले थे, उसमें पुरुष अधिक मात्रा में डिसेबल थे महिलाओं की अपेक्षा। मतलब महिलाओं का परसेंटेज जो था वो थोड़ा कम था, लेकिन पुरुष जो थे वो ज़्यादा डिसेबल देखने को मिले थे। और उसमें भी जो दिव्यांग व्यक्तियों में जो पुरुष थे, उनमें 10 से 19 वर्ष के बच्चे अधिक थे। मतलब अगर हम बात करते हैं जितने भी डिसेबल मिले, चाहे वो पुरुष थे, चाहे महिला थे, उसमें लगभग बच्चे जो डिसेबिलिटी में ज़्यादातर बच्चे मिले थे, वो 10 से 19 वर्ष की आयु में मिले थे। क्योंकि पोषण का बहुत मतलब पोषण का बहुत असर पड़ा था। जब पोषण की कमी की वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो डिसेबल थे। उसके बाद अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो लगभग 20% जो थे वो आपको लोकोमोटर डिसेबल मिल रहे थे, 19% आपके विजुअल और 19% ही आपको हियरिंग इम्पेयरमेंट मिल रहे थे। बाकी 8% में मल्टीपल डिसेबिलिटी के बहुत सारे बच्चे मिल रहे थे और बाकी जो भी मतलब डिसेबल अलग-अलग प्रकार की डिसेबिलिटी लोगों में देखने को मिल रही थी। अभी आप ओवरऑल ऐसे अपने दिमाग में रखिए, आप जानते हैं पीडब्ल्यूडी 1995 में आया था और आरपीडब्ल्यूडी 2016 में आया। 2016 में 21 डिसेबिलिटियाँ शामिल की गई, लेकिन पीडब्ल्यूडी में केवल 60 डिसेबिलिटियाँ थी। और जब 7 ही डिसेबिलिटी है, तो जो भी परसेंटेज निकाला गया, मतलब जो भी डिसेबिलिटियाँ ज़्यादातर मात्रा में देखने को मिली, तो वो यही जो पीडब्ल्यूडी में शामिल थी, वही डिसेबिलिटियाँ आपको देखने को मिल रही थी। जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबल, तो यही सारी डिसेबिलिटियों को चिह्नित किया गया, जिसमें ये सारे परसेंटेज आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो 8% करीब मल्टीपल डिसेबिलिटी जो थी, वो आपको देखने को मिल रही थी। बाकी की अन्य डिसेबिलिटियाँ भी समाज में देखने को मिल रही थी। इसी वजह से 2016 में जब अधिनियम आता है, तो वहाँ पर 21 डिसेबिलिटियाँ क्योंकि डिसेबिलिटियाँ अनेक प्रकार की समाज में देखने को मिल रही थी, लेकिन उनको सुविधाएँ नहीं दी जा रही थी। तो उनको ही सुविधाएँ देने के लिए, उनके लिए बेहतर करने के लिए 2016 में अनेक प्रकार की जो डिसेबिलिटियाँ हमें देखने को मिली, तो उनको भी ऐड कर लिया गया। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ें आपस में कोरिलेट करती हैं, आपको चीज़ों को समझ करके बस पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये था पूरा 1.4 आई होप आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा और जो भी अगला टॉपिक होगा उस पे आपको बहुत जल्द वीडियो देने का प्रयास किया जाएगा। आप ज़रूर चैनल से जुड़ें और अगर आपके कोई भी फ्रेंड हैं जो कि बीएड ही कर रहे हैं, तो आप उनको ज़रूर जो है चैनल से जोड़ें और टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। कंप्लीट आपको चीज़ें कराई जाएँगी इस पे। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।